हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Am I audible to your friends? Walaikum salam. Yes, you are audible. Yes. Okay, so I am Advocate Vakas Koso, and I am with a new topic in front of you guys, that is fundamental rights. This is my first topic on constitutional law. कोई बताओ fundamental rights related. हेलो, जी सर। फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ मुझे बताएं कि क्या है, ताकि हम जो है वो स्टार्ट करें इस टॉपिक को। थोड़ा बहुत बताएं मुझे। बुनियादी हकूक जो इंसान के होते हैं। बुनियादी Yeah, हकूक। right to live, uh, right to live, I think, and right to express freedom, freedom of expression, right to respect, self-respect. ठीक है सर, आपने कहा राइट टू लिव जो है एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन सपोज करे भाई, एक बंदा है जिसको जो है कोर्ट ने सजा दे दी है कि अब उसके पास राइट टू लिव है, डेथ पेनल्टी हो गई है। अब राइट टू लिव है, फंडामेंटल राइट है उसके पास या नहीं? वो अपना फंडामेंटल राइट किसी जुर्म की वजह से खो चुका है। एग्जैक्टली, ही हैज लॉस्ट हिज फंडामेंटल राइट टू लिव। उसने जो है अपना वो राइट जो है वो खो दिया है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर कोई कानून है, कोई लॉ है, जिस लॉ के तहत वो कन्विक्ट हो चुका है, यानी वो जो है गिल्टी साबित हो चुका है। इस वजह से उसने अपना फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ जो है वो खो दिया है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, दीज आर सब्जेक्ट टू लॉ। ये कानून के सब्जेक्ट टू होंगे, यानी कानून जो भी कहता है, कानून कौन सा, तमाम कानून जो एप्लीकेबल है पाकिस्तान के अंदर, तो वो कानून अगर इनकंसिस्टेंट हो गए, अगर वो कानून कुछ और बता रहे हैं, वो कानून किसी बंदे को रोक देते हैं टू एंजॉय फंडामेंटल राइट्स, तो उस बंदे के पास फंडामेंटल राइट नहीं होंगे। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जा सकते हैं इन फंडामेंटल राइट्स के लिए। फंडामेंटल राइट्स में देयर आर वेरियस फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, राइट ऑफ लाइफ जिस तरह कहा गया, जिन लोगों ने कहा, दोस्तों ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स में राइट ऑफ। आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है? हेलो। आवाज बीच में कट रही है सर। अच्छा यार, इंटरनेट इंटरनेट का इशू हो सकता है। अब बताएं, अब आ रही है आपको आवाज़? जी अब आ रही है। आ रही ना? ठीक है, अगर आवाज़ ना आए ना तो काइंडली मुझे बताइएगा, किसी ने बताया है मैसेज के अंदर तो काइंडली बताइएगा अगर आवाज़ ना आए तो। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के जो है ना, देयर आर वेरियस काइंड्स। आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक कॉन्स्टिट्यूशन के ये वो आर्टिकल्स हैं जो हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं कि बुनियादी हुकूक जो है वो क्या है। ठीक है, एक इंसान जो है वो, उसको फंडामेंटल राइट्स ही हैं जो उसको एक स्टेट के अंदर, एक रियासत के अंदर जानवरों से मुख्तलिफ करते हैं। अगर किसी बंदे को फंडामेंटल राइट ना दिए जाएं, सपोज करिए कोई बंदा, पर्सन ए है, उसके पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, तो उसमें और एक एनिमल में, एक रियासत के अंदर कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि उसको उस हिसाब से फिर ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर एक इंसान को जो है वो फंडामेंटल राइट्स दिए जाएं, तो फिर ही वो एक कंपोनेंट ऑफ स्टेट डिक्लेयर होगा, वरना नहीं। फिर ही गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या वो तमाम दूसरे जो लोग इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, वो उन पर लिमिटेशंस आयद हो जाएंगी। वंस
द फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्स्ड अगेंस्ट अ पर्सन या फॉर अ पर्सन। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो इन दोनों में एक डिस्टिंक्शन लाती है। फंडामेंटल राइट्स अगर नहीं होंगे, अ पर्सन इज नॉट अ पर्सन, देन अ पर्सन इज नॉट अ लीगल कंपोनेंट ऑफ अ स्टेट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो जब बनाया गया था इन 1949, ठीक है, रिजीम ऑफ सर लियाकत अली खान साहब, तो उस वक्त भी फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंश्राइन किए गए थे। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाया गया था ताकि जो है मुल्क को, रियासत, स्टेट पाकिस्तान को जो है वो फॉर टाइम बीइंग चलाया जा सके। ठीक है, तो उसमें भी फंडामेंटल राइट्स डाले गए थे। तो वहां से फंडामेंटल राइट्स को हमने जो है वो पुटअप किया, एंड वी पुट ऑल द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। नाउ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 2A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला आर्टिकल, आर्टिकल 8। तो हम स्टडी इसमें, इस लेक्चर में इस तरह चलेंगे कि पहले मैं आपको कुछ आर्टिकल्स बताऊंगा, तमाम आर्टिकल्स बताऊंगा कि फंडामेंटल राइट्स के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, वो किस तरह एप्लीकेबल होते हैं। उसके अलावा तमाम जो दूसरे लॉज जो इसके साथ साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। उसके साथ सर्टेन स्पेसिफिक केस लॉज को भी हम डिस्कस करेंगे, जो बड़े फेमस केस लॉज रहे, फॉर एग्जाम्पल पानामा जो केस था उसको भी डिस्कस करेंगे। और एट द एंड एक ऐसी सिचुएशन में आपके लिए लाऊंगा जिस सिचुएशन में मैं आपको बताऊं, पूछूंगा कि इस सिचुएशन में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे वायोलेट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो मैंने बातें कही, क्या आपने सुनी या नहीं? जी सुनी। ओके सर। तो भी है सर, आर्टिकल ये 8। बताइए। हाँ, कैन आई आस्क ए जी सर, क्वेश्चन? बताएं, पूछें। सर, ये ऑब्जेक्टिव यस यस रेजोल्यूशन मैं, क्यों कहते हैं इसको? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्यों कहते हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव जो है वो बुनियाद देता है कॉन्स्टिट्यूशन की। जैसे जिस तरह हमारा ये मुल्क बना 1947 में, तो उस वक्त हम्म। ऐसा कोई कानून नहीं था जिस कानून के तहत उस स्टेट को चलाया जाए। तो तब तक, जब तक कानून बनता, जो कि हमारा 9 सालों के बाद बना था, आफ्टर 9 इयर्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनेक्ट हुआ था इन 1956। तो तब तक, जब तक ये हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बने एक पूरा, तब तक एक ऐसा एटलीस्ट डॉक्यूमेंट हो जो है रियासत को चलाए, तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो ओके ओके पहला बनाया। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। वेलकम। आर्टिकल 8 जो है वो बात करता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड, यानी वो तमाम लॉज, वो तमाम कानून जो फंडामेंटल राइट्स के सामने आकर खड़े हो जाएंगे, वो तमाम कानून जो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट होंगे, ठीक है, वो वॉइड डिक्लेयर किए जाएंगे। ऐसा कोई कानून जो है वो बनाया नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मार्शल लॉ को आप डिटेट लगा दे, मार्शल लॉ को इसको इस तरह का कानून बना दे और कहे कि फंडामेंटल राइट्स तमाम सस्पेंड रहेंगे, तो वो वॉइड होगा, उसकी जो है कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो आर्टिकल 8 जो है ये वो आर्टिकल है जो एडजेक्टिव है टू द रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी ये वो आर्टिकल है जो पहले ही प्रोटेक्ट कर देता है वो जो तमाम जो फंडामेंटल राइट्स इसके बाद आएंगे, आर्टिकल 9 10 तो 11। सर ये मुशर्रफ और जियाउल हक पर फिर आर्टिकल 8 क्यों नहीं लगा? जी सर, मुशर्रफ और जियाउल हक पर आर्टिकल 8 क्यों नहीं लगाया गया? देखें, ठीक है सर, को आया गया। उन पर जो ये मुकदमा था वो ये था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया, जिया ने एब्रोगेट किया और मुशर्रफ साहब ने सस्पेंड किया था, दोनों का डिफरेंट था। ठीक है, तो इन पर जब इन्होंने एक एब्रोगेट किया, दूसरे ने सस्पेंड किया, जियाउल हक तो वैसे ही मर गया, उसको छोड़ देते हैं, बाकी मुशर्रफ साहब पर आते हैं। तो उन्होंने जो सस्पेंड किया, तो उस पर अब कोई आर्टिकल 8 जब वायोलेट होता है तो आर्टिकल 8 नहीं लगेगा, आर्टिकल दूसरे लगेंगे जो उसको सजाएं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 6 लगेगा, हाई ट्रेसन के, इन्होंने गद्दारी की है, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेसन कमिट किया, यानी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया, तो आर्टिकल 6 लगा, तो उसकी सजा भी हुई। सजा अमल दरामद नहीं हुई, वो जो है ना, वो कानून का मसला नहीं है, वो इन्फोर्समेंट का मसला है। उस पर हमने जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, शायद आपको याद हो कि डी चौक में 3 दिनों तक जो है वो इसको हैंग किया जाए था, शायद आपको याद हो वो जो सजा दी गई थी जस्टिस आसिफ सईद को जी फंसा के वो रखा था। वकार सेठ ने फैसला किया था। जी सर, फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है ना उसको सेम ही रखा फैसले को। ठीक है, तो जो है ना हम आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 8 ने तमाम जो रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स को डिफेंड कर दिया, स्टार्टिंग में कह दिया कि इन जो तमाम जो नेक्स्ट आर्टिकल्स आ रहे हैं इनके खिलाफ अगर कोई भी जो है वो लॉ आता है तो वो इनकंसिस्टेंट होगा, वो वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा।
अब हम आते हैं आर्टिकल 9 पर। आर्टिकल जो 9 है डील्स विद सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। एक दोस्त ने स्टार्टिंग में कहा था कि राइट टू लिव जो है ना वो एक फंडामेंटल राइट है। हालांकि राइट टू लिव इस इन तमाम पूरे आर्टिकल्स में कहीं भी राइट टू लिव लिखा ही नहीं हुआ है। तो वो राइट टू लिव कहाँ पर सिक्योर है? वो सिक्योर है हमारा आर्टिकल 9। ठीक है, आर्टिकल 9 कहता है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, लेकिन सिक्योरिटी ऑफ पर्सन किस हद तक? वो अगर कोई लाइफ को डिप्राइव करता है या लिबर्टी को, इन दोनों को अगर जो है वो डिप्राइव करता है तो आर्टिकल 9 जो है वो अप्लाई होगा और राइट टू लिव लाइफ में आ जाता है। ठीक है, आर्टिकल 9 जो एक वसी किस्म का आर्टिकल है जो जिंदगी को डिफाइन करता है। इस पर जो है डिफरेंट डिफरेंट केस लॉज भी मौजूद है, मैं आपको एक डिस्कस करूंगा। वो केस लॉ जो है वो जो प्रेसिडेंट है, जो एपेक्स कोर्ट्स के जो जजमेंट्स हैं वो जो है वो ज्यादा डिटेल देती है, एक्सटेंशन देती है टू द डेफिनेशन ऑफ लाइफ, कि जिंदगी का मतलब यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो जिंदगी में बेसिक नीड्स भी आ जाती हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस भी आ जाते हैं, इसमें मैरिज जैसी चीजें भी आ जाती हैं। तो जो जो बेसिक नीड्स हैं वो तमाम को पूरा किया जाए। तो अगर जो है ना आपको कोई भी बेसिक नीड नहीं मिलती है, आर्टिकल 9 की हेल्प लो। आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में रिट फाइल कर दो हाई कोर्ट में कि हमारा आर्टिकल 9 का जो बेसिक नीड है वो हमें नहीं दी जा रही। तो आर्टिकल 9 जो है इतना बड़ा वास्ट है किस्म का आर्टिकल। ठीक है, तो क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ सच एज कन्विक्शन। ठीक है ना, अगर कन्विक्शन हुई है तो फिर तो जाहिर सी बात है वो जो है ना राइट टू लाइफ तो फिर खत्म ही हो जाता है, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन खत्म ही हो जाती है। ये तो एक्सेप्शन, इस एक्सेप्शन के अलावा लोगों के पास तमाम जो रियासत के कंपोनेंट जो कि हम सबको जो है serves as a crucial safeguard for the rights and liberties of the people. It has faced challenges and controversies over the years. One of the main challenges is the issue of enforced disappearances. ठीक है, तो enforced जो disappearance है ये it is one of the challenges we are facing nowadays। ठीक है ना, इसकी जो है आईजी सर सिंध के खिलाफ। ये आईजी सर सिंध। एक क्वेश्चन जी है सर। इसमें। जी सर सर। ये जो आईएसआई को अब इजाजत दी गई है कि लोगों को बगैर उसके वो करे, मिसिंग करे, तो ये भी इसकी वायलेशन नहीं है? एग्जैक्टली सर, वो इसकी बिल्कुल वायोलेशन है। और जो है ना वो आप इसके लिए भी पिटिशन फाइल कर सकते हो। हालांकि पिटिशन तो हुई भी है लेकिन इसको जो है ना वो डिसमिस किया जाता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन जो है वो बिल्कुल ये जो है ना वो एक इन्फोर्स डिसअपियरेंस के मामले में आता है। और उसके अलावा आगे भी हम डिस्कस करेंगे, सर्टेन आर्टिकल्स आएंगे कि जो है ना वो प्राइवेसी के अंदर, डिजिटल प्राइवेसी है ये, डिजिटल प्राइवेसी के अंदर जो है वो इंटरफेयर करना जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स के की वायोलेशन है। और इनके खिलाफ जो है वो कानूनी इकदाम लिए जा सकते हैं। Despite the constitutional guarantees provided by Article 9, cases of individuals going missing or being unlawfully detained have been reported in Pakistan। बहुत सारे केसेस जो है डिपेंड जो है ना इस तरह के फाइल हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, और बलूचिस्तान की तरफ से भी, सिंध की तरफ से भी। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन क्या है कि भाई द राइट टू लाइफ हैज बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द राइट टू अ डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस। ठीक है, डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस भी जो है वो एक राइट टू लाइफ के जिमरे में ये चीज आती है कि एक इंसान इज्जत व वकार से रहे। उसको अगर तुम नहीं रहने दोगे तो वो आर्टिकल 9 के वायोलेशन। क्लीन एनवायरनमेंट एंड एक्सेस टू द बेसिक नीड्स, जो तमाम बेसिक नीड्स हैं उन तमाम चीज़ों को भी जो है वो इन्फोर्स किया जाना चाहिए। इस पर एक केस लो है, शीला ज़िया केस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो केस है वो फाइल हुआ। इसमें ये था कि जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का मामला था। वापडा जो है वो उसने एक ऐसा ग्रिड स्टेशन बनाया लोगों के घरों के दरमियान, जहाँ पर लोगों को ये मसला था कि रेडिएशन के थ्रू हमें कैंसर हो सकता है। तो इस मसले को जो है वो ख़त्म किया जाना चाहिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने राइट टू लाइफ को जो है वो यानी आर्टिकल 9 को ज़्यादा एलाबोरेट किया, डिटेल दी इस आर्टिकल 9 को कि इसको सिर्फ खाने पीने पर महदूद मत रखो आर्टिकल 9 को, इट इज़ मोर बियॉन्ड दैट। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वापडा का ये जो एक्ट है कि वो ग्रिड स्टेशन इन बिटवीन व्हाट वी कैन रेजिडेंशियल एरियाज क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो जो है वायोलेशन है। और इसको कहीं और बनाया जाए क्योंकि इससे जो है वो लोगों को हेल्थ के मसले हो सकते हैं। तो हेल्दी इन्वायरमेंट इज अगेन द सिक्योरिटी ऑफ जो है वो पर्सन के, उनको हेल्दी इन्वायरमेंट देना लाजमी है और गवर्नमेंट जो है इसको इन्फोर्स कराए इस चीज़ को। तो दिस इज द फेमस केस लॉ ऑफ 1994, द शीला दया केस। आर्टिकल 10
सेफगार्ड दिस टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। एक क्रिमिनल नेचर का ये आर्टिकल 10 है, जिस पर जो है वो सीआरपीसी भी बड़ा अप्लाई होता है कि लोगों को जो है वो अरेस्ट या डिटेन ना किया जाना चाहिए, सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या है? कन्विक्शन, कि अगर जो है कोई बंदा जुर्म करता है और फिर अरेस्ट होता है तो वो एक अलग मामला है। उसके अलावा तमाम लोगों को जो है वो ये राइट है कि उनको अरेस्ट ना किया जाना चाहिए, डिटेन ना किया जाना चाहिए। एवरी पर्सन हैज राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ देयर अरेस्ट। उनको ग्राउंड भी बता देने चाहिए कि आपको अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है। एंड मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। 24 घंटों के अंदर जो है वो मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हो, फिर भले रिमांड के लिए जाए 167 के तहत। तो ये सेक्शन 61 ऑफ सीआरपीसी भी वही बात करता है कि विद इन 24 आवर्स अ पर्सन इज टू बी ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज तो हैं ही। In modern times, anti-terrorism laws have sometimes stretched these safeguards। ठीक है, दहशतगर्दी के जो सर्टेन कानून हैं उनमें जो है वो लोगों को बस नॉमिनेशन पर ही अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, कि भाई इन्होंने जो है दे आर व्हाट वी कैन से अलोंग विद द क्रिमिनल्स दोज कमिटेड द ऑफेंसेस सर इस कौन। पर ये वकला हजरात हड़ताल क्यों नहीं करते या पिटीशन क्यों फाइल नहीं करते कि ये लॉज कॉन्ट्ररी टू द आर्टिकल 10 है? सर देखें, वकुला हजरात जो है ना वो हड़तालें भी करते हैं और पिटिशंस भी होती हैं, लेकिन जो उनको अनड्यू इन्फ्लुएंस फेस करना पड़ता है उन वजह से ये लोग हाथ निकाल देते हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि सेंसिटिव नेचर के टॉपिक्स हैं जिन पर बात करना इट्स टू डिफिकल्ट। तो इन वजह से जो है ना दे डोंट इंटरफेयर। ठीक है ना। तो एंटी टेररिज्म लॉज, इस तरह के लॉज जो इस आर्टिकल 10 को वायलेट करते हैं, लेकिन लोग जो है निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं। ठीक है ना, कि भाई इस तरह के तमाम कानून जिनमें जो है ना वो अरेस्ट किया जा रहा है विदाउट द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, लेकिन जो है वो बिकॉज ऑफ एज आई हैव सेड बिकॉज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम द व्हाट वी कैन से एस्टेब्लिशमेंट, दे स्टेप बैक। ठीक है ना, स्टेप बैक कर लेते हैं, या अगर पिटिशन फाइल करते भी आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट के सामने तो वो डिसमिस हो जाती हैं, क्योंकि अगर वकीलों पर प्रेशर नहीं आता तो जजेस पर आ जाता है। ठीक है, तो इन प्रेशर्स की वजह से दे डोंट गो इन डेप्थ देन। ठीक है, तो एंटी टेररिज्म का भी ये जो बड़ा मसला है लीडिंग टू डिबेट्स, इन पर डिबेट्स भी हो रही हैं कि भाई जो है वो क्यों इनको अरेस्ट किया जाता है। और जो इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस इज अगेन द क्लियर वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 10। लेकिन बात करे कौन? दिस इज द थिंग ऑन द बैलेंस बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स। आर्टिकल 10A ये वो आर्टिकल है जो कि थ्रू अमेंडमेंट आया। जैसे आपको पता है कि जो भी किसी भी आर्टिकल के साथ अगर ए लगाओ, बी लगाओ, सी लगाओ, इसका मतलब है कि इट इज पुट इट इनटू द लॉ थ्रू एन अमेंडमेंट। तो ये भी अमेंडमेंट में आया, 18th अमेंडमेंट में, ये न्यू ईयर एडिशन है इसके अंदर। ठीक है, आर्टिकल 10A क्या कहता है कि राइट टू फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल मुझे बताएगा कि कोई बंदा कि भाई फेयर ट्रायल का क्या मतलब है? आप क्या समझते हो फेयर ट्रायल के बारे में? व्हाट्स फेयर ट्रायल? यानी उसको वकील मुहैया किया जाए, और अगर उसके पास पैसे ना हो तो हुकूमत उसके लिए वकील का बंदोबस्त करेगी। एग्जैक्टली, ठीक है। ये तो एक चीज हो गई, इसके अलावा और सर व्हाट कैन बी। जिसमें डिपेंडेंट जो डिफेंडेंट होता है और साथ में जो दूसरा होता है, उन दोनों को सुना जाता है। दोनों के केसेस को सामने रख के प्रॉपरली हर उनके जो कॉज है या जो भी है सारा कुछ सुना जाता है, देन जजमेंट की जाती है। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, तो सर ये डिफेंडेंट। नेचुरल जस्टिस। हाँ, नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल भी है, उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो फेयर ट्रायल में आती हैं। और जो है वो जज जो है वो उन दोनों पार्टीज को सुने, स्पेशली दिस इज फॉर डिफेंडेंट, कि उसको फेयर ट्रायल देना चाहिए, उसको जो है वो सुना जाना चाहिए। सुने जाने के बगैर उसको कोई सजा ना देनी चाहिए। सुने जाने के बगैर जो है वो उसको डिक्लेयर ना किया जाना चाहिए कि भाई इज नो मोर बट वी कैन से फिट फॉर एनी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन, कि ये वजीर आजम बनने के लिए अब ज्यादा जो फिट नहीं है। ठीक है, उसको सुना भी ना जाए एंड कोर्ट्स बट वी कैन से प्रोनाउंस देयर जजमेंट डायरेक्टली। आर्टिकल 10 है राइट टू फेयर ट्रायल। हर बंदे के पास ये राइट है कि उसको फेयर ट्रायल देना चाहिए एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू गुजारना चाहिए। दिस इज कॉल्ड नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ ऑडियल्ट्रम पार्टम। नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। ऑडियल्ट्रम पार्टम कहता है कि किसी भी बंदे को आप जो है वो सजा नहीं दे सकते until and unless you have listened them, until and unless you have heard them। ठीक है, हर्ड कौन हियर कौन करेगा? वो जाहिर सी बात है कोर्ट सुनेगी, तो कोर्ट उसको सुने उसके बाद ही। जी सर। हेलो, कुछ पूछ रहे थे?
तो इस पर भी एक केस लॉ है, केस लॉ पानामा पेपर्स केस। कोई मुझे बताएगा कि पानामा पेपर्स केस क्या था, व्हाट हैपेंड इन दैट केस लॉ, एंड किस तरह आर्टिकल 10A की वायोलेशन कहा जाता है इन डिबेट्स की आर्टिकल 10A वायोलेट हुआ था, कोई सर बताएगा मुझे? उसमें तो मीडिया ट्रायल किया गया हर सियासतदान का, तो मीडिया ट्रायल तो अनफेयर है ना। बिल्कुल मीडिया ट्रायल अनफेयर है, बिल्कुल। उसके अलावा उसके उसके अलावा यानी आपको क्या बैकग्राउंड पता है पानामा केस उसमें के बारे सर में? वो नवाज शरीफ बेचारे को वैसे ही घर भेज दिया गया, और उस पर साबित नहीं हुआ कि इसने ये पैसे वो किए, करप्शन किए कि नहीं। एग्जैक्टली ठीक है। तो पानामा पेपर्स जो लीक जो केस था वो नवाज शरीफ और सर्टेन अदर पॉलिटिशियंस के खिलाफ था। एक मोसाक फोन्सिका नाम की एक कंपनी थी सेंट्रल अमेरिका, पानामा एक जो है ना वो मुल्क है इन सेंट्रल अमेरिका, वहाँ की एक कंपनी होती है जो है ना फर्म, लॉ फर्म होती है। वो कहती है अच्छा कि जी, नोट डिस्कस करने में वकील आपस में। माइक बंद कर दे काइंडली। बाद में ऐड करना मुझे। इब्राहिम कौन है भाई? इब्राहिम भाई। ठीक है, तो लॉ फर्म थी मोसाक फोन्सेका। वो पानामा एक सेंट्रल अमेरिका का एक कंट्री है, वहाँ पर पेपर्स कुछ लीक होते हैं। उनमें ये होता है कि जो नवाज शरीफ साहब है उसकी जो है वो और सर्टेन अदर पॉलिटिशियंस की जो प्रॉपर्टीज है लंदन के अंदर, और जो वो जो है लीगली डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज नहीं है, उस पर जो केस चलता है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 5 मेंबर बेंच होती है, जस्टिस खोसा साहब भी उसके अंदर बेंच का मेंबर होते हैं। तो वो जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि हाँ भाई इन्होंने वाकई में इस तरह के मामला किए हैं, और जो है उसको उसकी सिस्टम को यानी उसकी जो गवर्नमेंट उसको डिसॉल्व किया जाता है और अनक्वालिफाइड डिक्लेयर किया जाता है नवाज शरीफ साहब को। तो वहां पर अब ये डिबेट्स ये हैं कि आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो नहीं फॉलो हुआ, क्योंकि इन लोगों को जो है वो प्रॉपर जो है वो नहीं दिया गया था वो फोरम के इनको सुना जाना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट जो है सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर इनके खिलाफ केस को जो है समाप्तें होती हैं और खत्म हो जाता है। बस ऐसा समझ लें कि देयर वाज अ हैंड बिहाइंड, उसकी वजह से ये तमाम मामला हुए हैं और उसको जो है वो खत्म किया गया। सर उसमें इमरान खान भी उसका मीडिया ट्रायल कर रहा था नवाज शरीफ का, ये भी गलत था कि इमरान खान ये काम कर रहा था। बिल्कुल सर, ये हुआ और उसके बाद इमरान खान ये जो है ना वो 2016 में केस शुरू हुआ, 2017 में खत्म हुआ, और 2018 में जो है ना इमरान खान साहब वजीर आजम बन गए। तो समझ जाएं किस तरह मामला हुए। तो जो है तो वो इमरान उसको खान। फायदा हुआ ना इमरान खान को इस पनामा केस से। हाँ, तो वो पॉलिटिकल मामला हो गए, इस पर हम नहीं जा रहे। हम जो बात ये है कि आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल का यहाँ पर प्रोसेस नहीं चला, और नवाज शरीफ को वो चीज़ जो मिलनी चाहिए थी जो कि फेयर ट्रायल था वो नहीं था, उसको उस हिसाब से नहीं सुना गया कि वो इसके लिए ये भी था कि भाई JIT बनाई गई थी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन JIT ये डिबेट्स के ये जो है ना टर्म्स हैं कि JIT ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है इट वाज नॉट प्रॉपरली कंडक्टेड, बट लेट इट गो। ठीक है, मामला जो हमारा हमें जो पढ़ने की जो चीज़ है दैट इज आर्टिकल 10 एक राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो नहीं दिया गया था इन पानामा पेपर्स केस। तो लेट्स गो टू आर्टिकल 11, स्लेवरी, फोर्स लेबर एटसेट्रा। स्लेवरी जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये जो है प्रोहिबिटेड है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने भी एज वी आर लिविंग इन इस्लामिक कंट्री, तो आर्टिकल 11 इज अगेन इन्फोर्स्ड हियर इन दिस कंट्री। ठीक है, इसी तरह फोर्स लेबर भी, अगर चिल्ड्रन अंडर 14 है, बच्चे हैं छोटे, और उनको जो है वो भले उनकी रजामंदी हो भी सही, लेकिन उनको फैक्ट्रीज में या माइंस वगैरह में उनको डिप्लॉय नहीं किया जा सकता कि वो इस तरह का कोई काम करे। इवन अगर 14 से बड़ा भी है, कोई बालिग बच्चा है और उसकी जो है वो रजामंदी नहीं है, तो उसको भी नहीं किया जा सकता डिप्लॉय। ठीक है, तो दिस इज आर्टिकल 11 विच हैज प्रोहिबिटेड दीज थिंग्स के स्लेवरी और फोर्स लेबर से बच्चों को बचाया जाए, और इसकी जगह पर इनको कोई स्किल्स वगैरह वो भी वहाँ जहाँ पर इनकी कंसेंट हो। और उससे ज्यादा ये आर्टिकल 25A जो राइट टू एजुकेशन से डील करता है, उनको एजुकेशन देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम इन दिस हैजार्डस वर्क। प्रैक्टिकल कंसर्न क्या है कि भाई डिस्पाइट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, चाइल्ड लेबर एंड बॉन्डेड लेबर रिमेन वाइड स्प्रेड इन पाकिस्तान, स्पेशली इन सेक्टर्स लाइक ब्रिक किल्न्स एंड एग्रीकल्चर। भट्ठी जो होते हैं इनको छोड़ दें, आप अपने इर्द गिर्द कहीं देख लो आर्टिकल 11 की जो है वो वायोलेशन हो रही होती है, उसके लिए भी आप जो है हाई कोर्ट में पिटिशन दे सकते हो। सर उसमें लेबर इंस्पेक्टर अक्सर उनसे रिश्वत ले लेता है और उनको इजाजत दे देता है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रिश्वत में ब्राइबरी ले रहे होते हैं डायरेक्टली जो फैक्ट्री का मालिक होता है उनसे ले रहे होते हैं बस, फिर अंदर चेक ही नहीं करते। लेकिन अगर कोई बंदा, मैं सपोज करो आई एम ऑनर ऑफ फैक्ट्री, मैं अगर जो है वो उस इंस्पेक्टर को ब्राइबरी नहीं देता हूँ, तो फिर क्या करेगा कि वो
इंस्पेक्टर जो है ना वो मेरी फैक्ट्री सील कर देगा। और अगर इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे तो वो आर्टिकल 11 आपके सामने आके रख देगा कि देखो बच्चों ये जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, और इसके अलावा दूसरे जो हेल्थ रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस थी वो ये फैक्ट्री फॉलो नहीं कर रही है, तो इस तरह के आर्टिकल सामने आपके रख के और आपको जो है वो काबू कर लेगा। आर्टिकल 12, protection against retrospective punishment. Is there anyone who can tell me what is retrospective punishment? यानी पीछे जो सबका यानी पिछले साल या पिछले 5-10 साल पहले उसने जो क्राइम किया उसे अब कन्विक्ट किया जाए, वो अब सजा मिल रही हो। बिल्कुल, ये कोई पूछ रहा है वक्कार कानून शायद। इज देयर एनी इंस्टीट्यूशन टू इन्फोर्स आर्टिकल 11? देखें सर, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना है और ये फंडामेंटल राइट जब बने, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के तो हमें दिए नहीं है, उसके अलावा जुडिकेचर का पूरा पार्ट मौजूद है। आप देखोगे आर्टिकल 199 हाई कोर्ट का और आर्टिकल 175 ऑनवर्ड सुप्रीम कोर्ट के। तो अगर फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन होती है तो आप जो है इन आर्टिकल्स में पिटिशन फाइल कर दो बिफोर द हाई कोर्ट। तो इंस्टीट्यूशन कौन सा है? हाई कोर्ट इंस्टीट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट इंस्टीट्यूशन है। तो अगर ये वायोलेशंस होती हैं आप वहां पर जा सकते हो। दीज आर द इंस्टीट्यूशन। ठीक है सर, आपने सही कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट क्या होती है कि भाई कानून जो है वो उस वक्त था ही नहीं जब ये मामला हुआ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आज मैं कहूँ कि भाई पढ़ना, रीडिंग जो है वो जुर्म नहीं है, लेकिन ये होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ और अचानक कानून बन जाए और वो कहें कि आज के बाद पढ़ना जो है जुर्म है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं ये लोग जो है मुझे भी अरेस्ट कर लें, क्योंकि ये कहें कि आज ये कानून बन गया है, लेकिन मैं उनको कहूँ कि सर मैं जो कल पढ़ रहा था ये तो कानून ही आज बना है। तो ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, कि कानून बाद में बना है और जो है ये मुझे चार्ज कर रहे हैं पिछले एक्ट की वजह से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, ठीक है। तो वो तमाम कानून जो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होंगे वो इलीगल हैं, वो वॉइड है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये तो हुई बात कानून की। अब ये क्या कहता है आर्टिकल 12 के प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, ठीक है। कोई भी बंदा उसको सजा उस चीज के लिए नहीं दी जा सकती जो कि उस वक्त जुर्म ही नहीं था, वो जो कि उस वक्त जो है वो क्राइम नहीं था। जिस तरह मैंने रीडिंग का एग्जांपल दिया, लिखना वो भी कह सकते हो कि ये जुर्म नहीं थे लेकिन कानून बन गया है कि ये जो जुर्म है, ठीक है ना। उस वक्त जो जब कानून बना उससे पहले तमाम एक्ट्स को जो है वो पनिश नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 12 से तो अगर भाई कोई कानून जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव अगर अप्लाई नहीं हो सकता तो वो कानून किस तरह अप्लाई होगा? प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का एंटोनिम होता है ये प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि ये तमाम कानून प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होंगे। आज जो है वो कानून जब बना है तो आज के बाद जो भी इस तरह का जो मामला होंगे, वो क्राइम होंगे, वो ऑफेंसेस होंगे, सिर्फ उनको सजा दी जाएगी। तो आर्टिकल 12 गोज इज नो पर्सन कैन बी पनिश्ड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट इलीगल एट द टाइम इट वाज कमिटेड। तो जब वो हुआ उस वक्त जो है वो मामला जुर्म नहीं था। इस पर जो है ये नेचुरल प्रिंसिपल है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज के इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम मेकिंग अ लॉ एंड देन पनिशिंग इंडिविजुअल्स फॉर एक्ट दैट अकर्ड बिफोर द लॉ वाज पास। यानी ये जो प्रिंसिपल है वो गवर्नमेंट्स को भी रोकता है कि वो इस तरह के कानून ना बनाए जो रेट्रोस्पेक्टिवली जिनका इफेक्ट हो। दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर लीगल सर्टेनिटी टू द सिटीजन। आर्टिकल 13, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये आर्टिकल दो चीजों के बारे में बताता है हमें, डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कोई मुझे बताएगा कि डबल जियोपार्डी क्या होती है? डबल जियोपार्डी, ये यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है। कोई बताएगा मुझे? ये दो दो केसों में उसको फंसाना। दो केसों में सपोज करो भाई इसने कत्ल भी किया है और चोरी भी की है, ये दोनों अलग केस है, तो इनमें दोनों की सजा होगी और ये सही है, ये गलत नहीं है। आई थिंक अच्छा सो। ये सर, इमरान खान को जिस तरह फंसा रहे हैं आजकल। नहीं, वो डबल जियोपार्डी में फॉल नहीं करता। डबल जेओपार्डी का मतलब होता है एक ही जो जुर्म है उसके लिए दो मर्तबा सजा देना। एग्जैक्टली exactly। ना एक ही जुर्म हो, फॉर एग्जांपल मैंने कत्ल कमिट किया किसी का, जो है ना, वो उसमें जो क्या होता है कि मुझे ताजीर की सजा होती है, मुझे दो बार ताजीर की सजा नहीं हो सकती, एक बार हो। अगर मैंने अपनी सजा काट ली है तो अब मुझे दोबारा नहीं होगी। तो एक जुर्म के लिए दो सजाएं नहीं हो सकती, दोबारा जो है ना उसको नहीं चलाया जा सकता, उस केस को भी दोबारा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि इट्स क्लोज्ड नाउ। ठीक है, तो द डबल चियोबाडी सेज नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड
और punished for the same offense more than once. पर्पस क्या है? This clause ensures that once a person is either acquitted, अगर वो acquit भी हो जाए तो फिर उसको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता उसी कोर्ट में उस ऑफेंस के लिए, और कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम दे कैन नॉट बी ट्राइड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस अगेंस्ट। तो ये था आर्टिकल 13 का क्लॉज ए। क्लॉज बी जो है वो बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में। सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होती है, इसके बारे में भी बताएं कुछ। सेल्फ इंक्रिमिनेशन। हेलो। अच्छा, सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है कि जो इल्जाम आप पे लगे हुए हैं आप उसी के खिलाफ अपने खिलाफ गवाही देते हैं। एग्जैक्टली यानी मैंने जो थेफ्ट कमिट किया है मैं मान नहीं रहा हूँ, पुलिस मुझे कहे कि तुम ये चीज मानो और गवाही दो कि हाँ तुमने ये कमिट किया है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो आर्टिकल 13 हमें प्रोटेक्ट करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन से, कि हम जो है सेल्फ इंक्रिमिनेट, हमें जो है वो फोर्सिबली जो है सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए नहीं बाउंड किया जा सकता कि हम जो है वो कहें कि हाँ हमने ये ऑफेंस कमिट किया है। लेकिन अगर हम रजामंदी से सेल्फ इंक्रिमिनेट करना चाहते हैं तो फिर कर सकते हैं। ये मैंने बात सही कही या गलत कही, आप क्या कह रहे हो? आपका इस पर ओपिनियन क्या है कि अगर मेरी खुद की रजामंदी हो कि मैं सेल्फ इंक्रिमिनेट तो करना सर चाहता वो हूँ, तो फिर पुलिस कह सकती है कि इसने अपनी रजामंदी से ये अपने खिलाफ गवाही दी है। लेकिन कोर्ट पुलिस जो है ना वो उस बंदे को भी फिर बुलाकर पूछती है, तो वो बंदा वहां पर मुकर सकता है। अगर अक्यूज जो है वो कोर्ट में मानने से इनकार कर देता है तो फिर उसके खिलाफ कोई भी वो जो गवाही है वो कबूल नहीं की जाएगी। नहीं, इस तरह है मामला, मामला इस तरह है कि भाई अगर पुलिस के सामने कोई बंदा कन्फेस करता है तो उसकी कानूनन कोई वैल्यू नहीं है। वो आप आर्टिकल 32 है शायद कानून शहादत ऑर्डर का, तो उसकी वैल्यू नहीं है, वो बात खत्म हो गई। अगर वो बंदा अगर कोर्ट में कहे कि सर मुझे जो फोर्स किया जा रहा था, आई वॉज कोर्स्ड, आई वॉज अंडर इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो इस वजह से मैंने जो वहां पर कन्फेस किया था, अब मैं कोर्ट में अपने आप को जो है ना वो सिक्योर फील कर रहा हूँ, देयर फॉर आई डू नॉट कन्फेस हियर, मैं कन्फेस नहीं करता हूँ, तो वहां पर जो है वो उसको अब फोर्सेबली कन्फेस नहीं कराया जाएगा। दिस इज कॉल्ड द आर्टिकल 13 विच सेज प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। लेकिन अगर कोई बंदा रजामंदी से कन्फेस करना चाहता है तो वो कर सकता है। सेक्शन 164 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है ना वो क्लियरली स्टेट करता है कि अगर कोई बंदा जो है वो खुद करना चाहता है कन्फेस तो वो कर सकता है। ठीक है, तो अब ये एक नेचुरल प्रिंसिपल है, नेमो डिबेट प्रोडियर सेप्सम, कि नो वन इज बाउंड टू अक्यूज हिमसेल्फ। वो बंदा अगर कोई बंदा जो है वो बाउंड नहीं है, वही बात की कोई बंदा बाउंड नहीं है कि वो जो है वो कन्फेस करे, चाहे वो पुलिस के सामने हो या चाहे कोर्ट के सामने हो, कहीं भी जो है ना वो बाउंड नहीं है। इस पर हमारे पास एक केस भी है फेडरल शरीफ कोर्ट का 1983, पेज नंबर 173। वो भी यही बात करता है कि accused is competent to defend himself as a witness but he could not be compelled to depose against himself। वो अपने खिलाफ गवाही दे, वो नहीं कर सकता। ठीक है ना, वो नहीं कर सकता, यानी उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो बंदा जो है अपने खिलाफ कोई गवाही दे। ऑप्शन लाइज विद अक्यूज टू डिपोज ऑन ऑथ एज अ विटनेस और नॉट। आर्टिकल 14 इनवायोलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी। अच्छा सर, एक कंफ्यूजन है। यस सर। अपने खिलाफ गवाही देना और जो जुर्म किया है उसको कन्फेस करना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है फिर? अपने खिलाफ गवाही में कोई आप एग्जाम्पल दें कि भाई आप अगर आपके खिलाफ गवाही देंगे तो क्या कहेंगे, सपोज करें, बताएं। आप गवाही में यही कहेंगे कि कहेंगे ना कि सर मैं तो अक्यूज हूँ, मैं अपने खिलाफ जब गवाही दे रहा हूँ तो मैं यही कहूंगा कि सर मैंने जो है ना ये किया, मैं वहां पर गया, मैंने गोली मारी, यही होगा या नहीं? जी बिल्कुल यही होगा। हाँ, तो ये दोनों सेम ही चीजें हैं कि एक बंदा जब जो अपने खिलाफ गवाही दे रहा है इट मीन्स नाउ इज कन्फेसिंग दिस क्राइम। खिलाफ जब गवाही दे रहा है, हक में गवाही दे रहा है तो अपने आप को बचाएगा, वो अपने लिए हक में गवाही दे सकता है। जब आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 340 क्लॉज 2 जब पढ़ोगे तो वहां पर ऑन ओथ वो बंदा अपने हक में, अपने फेवर में, अक्यूज्ड बंदा जो है वो गवाही दे सकता है कि सर मैंने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया है। हालांकि अक्यूज्ड पर जो है ना वो ये बर्डन नहीं है कि वो अपने खिलाफ कोई गवाही दे, लेकिन अगर गवाही यानी अपने फेवर में कोई गवाही दे, अपने फेवर में गवाही देना भी उसके लिए वो अक्यूज जो है ना उसके लिए भी वो बाउंड नहीं है। लेकिन अगर वो गवाही देना चाहता है अपने हक में तो 340 सबसेक्शन 2 के तहत दे सकता है।
आर्टिकल 14, इनवायोलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, हर बंदे की अपनी इज्जत है और उस इज्जत को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 14, के उस बंदे के घर में भी इंटर ना किया जाए। प्राइवेसी ऑफ होम है जिसे कॉल, अगर कोई बंदा उसके घर में इंटर करता है, इट मीन्स दैट दिस पर्सन इज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ ट्रेसपास। अगर ट्रेसपास कमिट करता है, यू कैन गो अंडर पाकिस्तान पीनल कोड, इवन क्रिमिनल साइड पर भी जा सकते हो, या आप आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 की मदद लेकर 199 में हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। तो यू हैव टू ऑप्शंस टू गो थ्रू। नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस, किसी बंदे को टॉर्चर नहीं किया जा सकता कि वो सबूत या गवाही दे। जिस तरह पुलिस टॉर्चर करती है वो इलीगल है, वो अनलॉफुल है, ठीक है, नो केस इट कैन बी एक्सेप्टेड। लेकिन मॉडर्न पर्सपेक्टिव का क्या कहता है कि सर डिजिटल प्राइवेसी को ब्रीच किया जा रहा है। ये जो आपका फेसबुक अकाउंट होता है ना, ये भी आपकी एक प्राइवेसी है। इसको जो है ना, कोई बंदा आके अगर हैक करता है और उस पर आपके खिलाफ कोई बातें करना शुरू कर देता है जिससे आपको अफेक्ट हो रहा है, दिस इज अगेन वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 14। तो इसकी इन्फोर्सिबिलिटी के लिए भी आप जो है वो कोर्ट में जा सकते हो। तो आजकल का जो बड़ा मसला है वो ये नहीं है कि लोग घर में एंटर होते हैं, घर में एंटर होने के बजाय वो डिजिटल जो है ना, डिजिटली दे अटैक ऑन यू, दे हैक योर अकाउंट्स, दे हैक योर व्हाट्सएप अकाउंट, दे हैक योर यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो कानून है वो भी जो है ना वायलेट होते हैं वंस आर्टिकल 14 इज वायलेटेड। अब कुछ तीन जो है ना वो टॉपिक्स बड़े एक दूसरे से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 15, 16 एंड 17। आर्टिकल 15 स्टेट्स अबाउट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि वो तमाम इलाके जो पब्लिक प्लेसेस हैं वो ओपन टू पब्लिक है, वहां पर मुझे राइट है कि मैं जाऊं, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर सेक्शन 144 नाफिज हो जाए तो फिर मैं वहां पर नहीं जा सकता। कोई बताएगा कि सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी क्या है? लाठीचार्ज किया जाएगा। हाँ, लाठीचार्ज किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस के लिए 144 अप्लाई किया गया। डिप्टी कमिश्नर जो है ना वहां पर 144 नाफिज कर दिया है, इस वजह से कोई वहां पर एंटर नहीं हो सकता, हालांकि वो पब्लिक जगह है। वहां पर हम पहले एंटर होते थे, उस पार्क में हम पहले जाते थे, बट एज 144 इज अप्लाइड नाउ, नाउ दिस इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 15, एंड नाउ वी कैन नॉट मूव और एंटर इनटू दैट प्लेस। तो 144 एक्सेप्शन है। ऐसा नहीं होगा कि 144 लगा हुआ हो और आप जो है कहें कि यहाँ तो मेरा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है और आप आर्टिकल 15 और 199 में चले जाएं, जो है ना हाई कोर्ट में, कि आर्टिकल 15 मेरा जो वायलेट हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। 144 एक्सेप्शन है। सर तो अगर हम सेक्शन 144 की वायलेशन कर लें कि ये हम नहीं मानते, ये इलीगली इन्होंने लगाया है और हमारा राइट है कि हम स्ट्राइक करें, तो फिर नहीं कर सकते। 144 अगर नाफिज हो जाए तो आप जो है उस पर नहीं कर सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट है। इस तरह मैंने कहा ना, स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो सब्जेक्ट टू सर्टेन जो है वो रिस्ट्रिक्शंस है। तो जब रिस्ट्रिक्शन, सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्शन कौन सी, कानूनी रिस्ट्रिक्शन, तो 144 एक कानूनी रिस्ट्रिक्शन है जो कि सीआरपीसी में मौजूद है, सीआरपीसी भी एक कानून है। तो 144 जब अप्लाई हो गया है, एक जो है वो ऑफिस ने उसको जब अप्लाई कर दिया है, तो इस तरह अब ये मानो कि फ्रीडम आर्टिकल 15 को जो फॉर टाइम बिंग सस्पेंड किया गया है। सर अगर जब अवाम इतनी ज्यादा हो कि पुलिस और फौज कुछ ना कर सके, फिर सर फिर भी जो है ना वायोलेशन है, 144 कानून है, और कानून जब आपको रोक रहा है तो कानून में ये तो नहीं है ना, अगर फौज या पुलिस आ जाए तो फिर आपको जो है ना फिर तो आप सर ये बांग्लादेश में जिस तरह हुआ था तो उधर तो नहीं लगा था फिर। सर वो इनकलाबी मामले उनको छोड़ दें। देखिए इनकलाब हुआ तो अब तो कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म हो गया, तो बात ही खत्म हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जब तक इनकलाब नहीं आता तब तक कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई है, और कॉन्स्टिट्यूशन जब अप्लाई है तो 144 की भी इज्जत करनी होगी हमें। इनकलाबी मामलात में, मार्शल लॉज में, ये वो सिचुएशन है जहाँ पर तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं रहा ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं रहा तो कानून ही खत्म हो गया। जी सर, अब्दुल करीम साहब, यू हैव रेज्ड योर हैंड, यू मे आस्क, व्हाट डू यू वांट? अब्दुल करीम साहब, आपका हाथ जो है ना वो रेज हुआ है, अगर क्वेश्चन हो तो पूछे, अदरवाइज जो है ना इसको डाउन कर ले ताकि मैं आगे बढ़ूँ। सर इसमें एक मेरा क्वेश्चन था। यस सर। अगर आप हेलो। सर क्वेश्चन मेरा ये था कि आप सेक्शन 144 की बात कर रहे थे, तो अपन ये बता दें कि ये सेक्शन है क्या। कौन सा सेक्शन? 144।
जी सर, 144 जो है वो पब्लिक पीस से रिलेटेड सेक्शन है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन है। ये पावर होती है ज़िले नाजिम की, या जो है ना वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर होता है, अगर डीसी या ज़िला नाजिम जो भी आपके ज़िले के अंदर है वो नाफिज कर सकते हैं। अगर वो नहीं तो सूबाई गवर्नमेंट की जो होम मिनिस्ट्री होती है वो इसको नाफिज करती है। 144 तब अप्लाई होता है जब पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का खतरा हो, जब गवर्नमेंट ये समझती है कि लोगों की वजह से जो है ना अमन अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है, तो 144 का एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि इस इलाके में इस जगह पर कोई भी बंदा एंटर नहीं होगा। अगर एंटर होगा ही शैल बी डिटेन्ड, उसको डिटेन किया जाएगा और उसको अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, जिस तरह जो है ना वो इस्लामाबाद में कुछ दिन पहले लेक व्यू पार्क जो है वहां पर ये 144 लगा हुआ था। ठीक है, वहां पर ये बात थी कि कोई भी बंदा यहाँ पर एंटर नहीं होगा। ठीक है, क्यों 144? क्योंकि वहां पर जो है वो इमरान खान ने जो ना ऑर्डर दिया था कि 144 सॉरी जो लेक व्यू पार्क है वहां पर आ जाएं और वहां पर जो है ना पीसफुली धरना दें। तो 144 लगा हुआ था कि यहाँ पर कोई झगड़ा वगैरह इस तरह मामला नहीं करेगा, अगर कोई करेगा तो उसको अरेस्ट किया। तो पुलिस भी नफरी बड़ी वहां पर खड़ी हुई थी। तो 144 के टर्म्स ये हैं। आपको क्लियर हुआ अब्दुल करीम साहब? हाँ जी सर, ये तो क्लियर होगा। उस और वकील साहब ये तो देखिए, हथियार है हुकूमत के पास, हर चीज पर 144 लगा देती है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सर सर उसकी कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट होगी अगर वायलेशन हो रही है 150? जी सर। तो इसकी कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट होगी? आपकी मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन मैं क्वेश्चन जो समझाऊं ना वो ये समझाऊं कि अगर कोई 144 को वायोलेट करेगा तो फिर क्या होगा, ऐसा ही है? जी, पनिशमेंट क्या है? हाँ, पनिशमेंट क्या है? जी इसकी सर, इसकी पनिशमेंट कोई नहीं, इसकी पनिशमेंट पनिशमेंट। कोई नहीं है। पनिशमेंट इसकी कोई नहीं है। ये होगा कि अगर कोई बंदा इस 144 की वायलेशन करता है तो उसको सबसे पहले अरेस्ट किया जाएगा। अरेस्ट करने के बाद लगाए जाएंगे, एक एफआईआर काटी जाएगी, लॉज एफआईआर लॉज की जाएगी जिसमें पुट किए जाएंगे सेक्शंस। ठीक है, इस तरह अभी रिसेंटली हुआ कराची के अंदर, जो है ना कोई 144 लगा हुआ था, होम मिनिस्ट्री ने 144 नाफिज किया, कोई भी बंदा वहां पर एंटर नहीं होगा। फिर जो है सेफ समय जो वाले वहां पर एंटर होते हैं उनको जो है ना लाठीचार्ज होती है, उनको अरेस्ट किया जाता है। तो 144 की एप्लीकेबिलिटी वहां तक थी कि उनको अरेस्ट कर दिया गया। उसके बाद हुई एफआईआर। एफआईआर में सेक्शन 145 लगाया गया और 188 लगाया गया। 144 145 और 188 ये बात कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर हो कहीं पर एंटर ना होना है, ठीक है, और गवर्नमेंट का 145 कहता है कि अगर कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर हो कि अनलॉफुल असेंबली डिस्पर्स कर जाए, यानी हट जाए, और ना हटे तो उनको अरेस्ट करो, उनको सजा दी जाए। तो एफआईआर ये लॉज हुई, अब उनके पास उनके खिलाफ केसेस चलेंगे। तो ये होता है, एफआईआर लॉज होगी एट द एंड। अब जो है ना वो इतना सर क्रिमिनल। मेरा क्वेश्चन है, मेरी माइक कैसी था? सर भले आप पूछिए, लेकिन क्रिमिनल साइड पर ना पूछें और थोड़ा जल्दी करें ताकि इसको जल्दी कवर कर जी सकें। जी सर, ये आर्टिकल 14 में सर हमने पढ़ा कि प्राइवेसी ऑफ होम अगर कोई करेगा तो वो होम हाउस पे पास होगा। सर स्टेट जो इदारे हैं पुलिस वगैरह वो कॉग्निजेबल क्राइम्स में वो कर सकती है जिनमें बिल्कुल सर, वारंट रिकॉर्ड नहीं होता? बिल्कुल कर सकते हैं। वो सर्च सर्च कर सकते हैं, उनके पास जो है बगैर वारंट नहीं, वारंट होना लाजमी है। सर्च वारंट होते हैं, मजिस्ट्रेट उनको सर्च वारंट देते हैं, फिर वारंट के बगैर नहीं। तो वो ये मैंने कहा ना, कानून एक्सेप्शन है फंडामेंटल राइट्स की। अगर एक्सेप्शन है तो फिर ये सस्पेंड रहेंगे, उन एक्सेप्शन अगर नहीं है तो फिर ये जनरल एनफोर्स्ड है, जनरली एप्लीकेबल है। तो आपके जो सर सवाल है। जी सर। सर एक क्वेश्चन है। जी सर, पूछें पूछें सर, पूछें। सर ये कल जो पंजाब में 144 नाफिज किया गया, वो पंजाब कॉलेज में जो वो वाकया हुआ था, तो और स्टूडेंट्स पर आंसू गैस फेंक की गई, उनको पर लाठीचार्ज किया गया, तो ये गैर कानूनी नहीं था? सर देखिए, ऑप्शन तो है गवर्नमेंट के पास कि वो 144 नाफिज करे, लेकिन मेरी नज़र में वो गैर कानूनी था। गैर कानूनी क्यों था? क्योंकि वो लोग कर रहे थे प्रोटेस्ट। अगर वो प्रोटेस्ट जो है ना वो पीसफुल था, तो प्रोटेस्ट करना तो हर बंदे का राइट है। तो प्रोटेस्ट के खिलाफ ये 144 आप नहीं लगा सकते। 144 आप तब लगाएं जब पब्लिक पीस का मामला हो, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का मामला हो। और ये जो मसला जो हुआ था वो तो एक वाकई में एक वाइड स्प्रेड मसला था, और उन लोग बच्चों के पास राइट तो था कि वो आके प्रोटेस्ट करते। आपने उनको जो है वो रोका है, तो 144 वहां पर अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि 144 की भी लिमिटेशन है। तो ये गलत था इन माय ओपिनियन। तो अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि जो है ना वो ये ज्यादा अभी आर्टिकल रहे हुए हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली
कि लोगों के पास ये राइट है कि वो असेंबल कर सकते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह जो है ना, ये मामला इसमें आते हैं आर्टिकल 16 में, कि वो असेंबल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन विदाउट आर्म्स। असेंबल करना, प्रोटेस्ट वगैरह करना, तो ये जो आप लोग बच्चे बात करें, तो आर्टिकल 16 में उनके पास राइट था कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर उनका कोई इस तरह का मामला है। लेकिन असेंबली अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए, जिस तरह सेक्शन 141 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बात करता है कि अनलॉफुल असेंबली नहीं होनी चाहिए, जो कि ओवरऑल टू द गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट के निज़ाम को खराब करने की कोशिश करे या पीस को तोड़ने की कोशिश करे। तो वहां पर अगर ये मामला नहीं है, तो फिर तमाम लोगों के पास जो है वो ये राइट है कि वो आर्टिकल 16 में आके असेंबल करें। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, लोगों के पास ये राइट है कि वो एसोसिएशंस भी, लॉफुल एसोसिएशन भी बना। अब तो हर बंदे की एसोसिएशन, छोटी चिंग की होती है उनकी भी एसोसिएशन होती हैं, शायद बाइसाइकिल्स की भी एसोसिएशन हो, ठीक है ना, वकीलों की एसोसिएशन होती हैं। तो ये जो एसोसिएशन है वो बनाई जा सकती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। इसी तरह बेनजीर भुट्टो केस में 1988 में जब वो आउटलॉट थी फ्रॉम पाकिस्तान, उसको एग्जाइल किया गया था, पाकिस्तान से बाहर गई थी, बाहर निकाला गया था, क्योंकि मार्शल लॉ इम्पोज थी इनके बाबा को। 1979 में जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया गया था, तो ये बाहर थी जब तक। तो इन्होंने जो है ना वो फ्रीडम ऑफ, इन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टी का जो है ना वो कहा कि हम जो इस पॉलिटिकल पार्टी पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं 1988 में, तो इनको रोका गया था कि आप जो है ना वो एसोसिएट नहीं कर सकती अपनी पार्टी को, आप जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकती, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के तहत आर्टिकल 17 के तहत बेनजीर भुट्टो केस में बेनजीर भुट्टो के हक में जो है फैसला सुनाया गया कि इसके पास राइट है कि ये ना एसोसिएट करे, इसके पास राइट है कि ये इलेक्शन लड़े। और जो है वो उसके बाद 1988 में पहली दफा बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है वो वजीर आजम बनी पाकिस्तान की। सर ये एसोसिएशन को रजिस्टर कराना पड़ेगा कि रजिस्ट्री के बगैर भी कर सकते हैं? सर रजिस्ट्री के बगैर भी हो सकती है, रजिस्ट्री तो होती है जाहिर सी बात, जिस तरह ये जो बार की होती है, वकीलों की जो एसोसिएशन है, ये तो रजिस्टर्ड एसोसिएशन है सिंध बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन भी होती हैं, ठीक है ना, लेकिन ऐसा हो कि कम से कम पता चले कि एसोसिएशन है, ताकि आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, और वो जो है ना उसको अगर कोई काम कराना हो, पब्लिक ऑफिस में जाना हो, तो वो बंदा वहां पर जाए, तो उसको, तो इस तरह का मामला आप जो है सर ना ये अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन प्रेस क्लब में तकरीर कर सकता है वो बंदा? हाँ कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, कर सकता है। प्रोटेस्ट करना तो हर बंदे का राइट है ना, वो तो उस राइट के तहत वो आ सकते हैं, भले एसोसिएशन ना हो, बस लोग कुछ मिलकर प्रोटेस्ट के राइट में आ जाए आर्टिकल 16 में। अस्सलाम आर्टिकल, वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर एक क्वेश्चन था, जी सर। वो ये था जैसे आइन के किसी भी आर्टिकल की अगर वायलेशन होती है तो हम हाई कोर्ट के थ्रू रिट कर सकते हैं डायरेक्ट ही। तो अगर वायलेशन करे ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तो उसकी रेमेडी कहाँ होगी? जैसे नवाज शरीफ वाला केस था, पनामा वाला, फेयर ट्रायल नहीं हुआ, या इसके अलावा कोई और हो, कोई भी वायलेशन हो, तो उसकी रेमेडी अगर करे कोर्ट तो उसकी रेमेडी कहाँ से मिलेगी? अगर हाई कोर्ट करती है उसके वायोलेशन, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएं। सुप्रीम कोर्ट करती है तो सुप्रीम एपलेट कोर्ट में जाएं। सुप्रीम एपलेट कोर्ट के बाद आपके पास कोई रेमेडी नहीं है, बस चुप करके बैठ जाएं। अच्छा, जैसे फेयर ट्रायल नहीं होता हमारा, कोई अब डायरेक्ट कोई रिट करता है 184 से डायरेक्ट, तो नहीं, उसमें नहीं अगर कर सकता। फेयर, जी, 184 में नहीं कर सकता वो। नहीं कर सकता? नहीं सर, आपको जो है पहले आर्टिकल 199 में जाना होगा, और जो है ना 184(3) आप जब पढ़ोगे ना क्लोज, तो सो मोटो एक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो सर्टेन कंडीशंस पर वो सो मोटो एक्शन लेता है। आर्टिकल 184(3) बड़ा ही जो है ना वो कम अप्लाई होता है। ठीक हो गया सर। आर्टिकल 18 जो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, भाई आपको अगर कोई कारोबार करना हो तो आप कारोबार कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, प्रोफेशन के। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बड़ा ही है भाई, ये इंपॉर्टेंट, कि हर बंदे के पास जो है ना राइट टू स्पीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बट देयर इज नो फ्रीडम आफ्टर स्पीच इन पाकिस्तान, तो ख्याल कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना वो हर बंदे के पास है, लेकिन आप जो है किसी बंदे को डिफेम नहीं कर सकते, ठीक। मगर ये जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं ना, ये हमारे मिनिस्टर्स, इनके पास राइट है एक, ठीक है, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का राइट है, कि वो अंडर आर्टिकल 66 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो जो है ना एक दूसरे को डिफेम कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, तो ये इनके पास प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, ये डिफेम भी कर सकते हैं। इनका यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच बड़ा वास्ट है, हम लोगों का नहीं है। हम जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हमारे पास है, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन। अब तो सर्टेन कंडीशंस अब और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, रिस्ट्रिक्शंस के, हम जो ओपन में एक इदारे के खिलाफ भी बात नहीं कर सकते।
सर अगर रिट में भी हम जाएं, रिट पिटिशन में, तो वो रिट वाले कहते हैं अगर कोई और रेमेडी ना हो फिर आप यहाँ आ सकते हैं, आप दूसरी रेमेडी अवेल करें। अब किसी को अगर सिविल कोर्ट में फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा या कोई इलीगल उसको डिटेन किया हुआ है, अरेस्ट किया हुआ है, तो उसके खिलाफ हम डायरेक्ट रिट में तो नहीं जा सकते ना कि आइन की वायलेशन हुई है। कोई और रेमेडी अप्लाई करेंगे या डायरेक्ट जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो है ना डायरेक्टली, ऐसी बात है, आर्टिकल 199 में नहीं जा सकते, क्योंकि वो कहता है कि आपके पास जब तमाम एडिक्वेट रेमेडीज जब एग्जॉस्ट कर जाएं तो फिर आर्टिकल 199 में आइएगा। लेकिन उससे पहले एक केस है, आपको फेयर ट्रायल नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल आपको सुना नहीं गया, तो आपके पास कोई एपीलेट फॉर्म दूसरा होगा ना, फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल मैजिस्ट्रेट के खिलाफ सेशंस कोर्ट है, तो आप सेशंस कोर्ट में चले जाएं। सेशंस कोर्ट नहीं सुन रही है तो हाई कोर्ट में चले जाएं। फिर जो है ना वो आर्टिकल 199 आप एट द एंड जो है ना वो फिर उसको अप्लाई कर सकते हो कि सर जो हमें फेयर ट्रायल नहीं दिया गया था। लेकिन आर्टिकल 199 में हम डायरेक्टली नहीं जा सकते। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी हम डायरेक्टली नहीं जा सकते। देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। ठीक हो गया सर। आर्टिकल 19A, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, हमें जो है वो इंफॉर्मेशन वगैरह भी दी जाए पब्लिक इंपॉर्टेंस की वगैरह। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये SPSC, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो जो कोई नोटिफिकेशन निकालती है तो नोटिफिकेशन निकालती है तो तमाम लोगों को पता चलना चाहिए ये कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। 19A में अगर नहीं पता चलता तो हम जो है वो उसके खिलाफ भी जा सकते हैं कि हमें तो इन्फॉर्म ही नहीं किया गया, हालांकि हम स्टूडेंट्स थे, हम एप्लीकेंट्स थे, हमारे पास राइट था कि दे वुड हैव टोल्ड अस, उन्होंने नहीं कहा, हमें बताया, तो हम आप जो है वो देन यू कैन मूव अंडर आर्टिकल 19A। तो अब थोड़ा जल्दी पढ़ते ताकि मैं सिचुएशन तक पहुंच सकूं, आपको जो है ना वो। अच्छा सर, जी सर जी प्लीज। 19A के हवाले से एक क्यूरी है कि ये कितना वास्ट है और इसका स्कोप क्या है, लाइक ये हम कहाँ कहाँ पे इन्फोर्स कर सकते हैं। सर पब्लिक ऑफिस जो है ना वो पब्लिक ऑफिस में आप जा सकते हो। फॉर एग्जांपल मुख्तियार कार की ऑफिस है, उसमें जो रजिस्ट्रीज होती हैं वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और आपको उसके बारे में बताना लाजमी है। मतलब वो बंदा आपको उसके बारे में बताए, अगर मुख्तियार कार आपको नहीं बता रहा है तो आप 19A में जाएं। वकीलों को ये लोग जल्दी बता देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वकील जो हमारे खिलाफ जाएंगे 199 में, तो इसकी जो है ना वो एप्लीकेबिलिटी इस तरह है। पब्लिक ऑफिस वो डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिक हैं वो आपको लाजमी उसके बारे में बताएं। फॉर एग्जाम्पल एक हाईवे बनना है, हाईवे आपके इलाके में बनना है, तो जो अथॉरिटी हाईवे बनाने जा रही है उसको आप कंसर्न अथॉरिटी से आप पूछ सकते हो कि हाईवे का इलाका क्या होगा, कहाँ कहाँ ये हाईवे बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि हमारी प्रॉपर्टी ना तोड़ दो आप। तो ये मामला जो है ना वो हैं जो आर्टिकल 19A में फॉलो करते हैं। अच्छा सर, गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल जो एक्सपेंडिचर होते हैं, क्या वहाँ पे ये इन्फोर्स हो सकता है, और अगर हो सकता है तो उसका क्या प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर मतलब वो जो है वो प्रोसीजर्स, मतलब प्रोसीजर नहीं, वो रिकॉर्ड्स जो फाइनेंस से डील करते हैं, अगर वो पब्लिक हैं, प्राइवेट नहीं, अगर पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं तो फिर आप चेकआउट कर सकते हो, वरना नहीं। फॉर एग्जांपल ये जो पर ईयर एनुअल रिपोर्ट पास करती है पार्लियामेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो ये पब्लिक रिकॉर्ड है, आप इसके बारे में पूछ सकते हो। आप वहां पर जाएं, उनको कहें कि हमें जो पब्लिक रिकॉर्ड दिखाएं, हालांकि वो दिखाएंगे नहीं आपको, ठीक है, तो आपको, लेकिन आपका राइट है, अगर नहीं दिखा रहे तो फिर आप 199 में जाएं। सर इसमें डायरेक्ट 199 में डायरेक्ट जा सकते हैं इस केस में? नहीं सर, नहीं जा सकते, आपको पहले नहीं, ऑफिस। इंफॉर्मेशन में अगर कोई नहीं दिखाता तो हमारे पास रेमेडी सबसे पहले कौन से अवेल कर सकते हैं? हाँ हाँ, वहां पर आप 199 में डायरेक्ट जा सकते हो, क्योंकि आप उसके अलावा कहाँ जाओगे, क्या आपके और तो कोई यही नहीं कानून। तो आर्टिकल उसकी 20। किसी हायर डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते? जैसे हाईवे के जो अफसर होगा उसे दरखास्त दे सकते हैं? हाँ, इस तरह कंप्लेंट कर सकते हो, अगर आप समझ रहे हो कि उससे भी बड़ा कोई डिपार्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट से बड़ा डिपार्टमेंट कौन सा है, कोई नहीं है। अगर कोई डिपार्टमेंट जो उससे ऊपर है, मुख्तियार कार से, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल AC ऊपर है, DC ऊपर है, बोर्ड ऑफ वहाँ पर रेवेन्यू। आप दे सकते हो। हाँ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो गया, तो वहाँ पर आप दे सकते हो। ठीक ठीक। आर्टिकल 20, हर इंसान को जो है वो अपने मजहब को प्रोफेस करने का राइट है, ठीक है, और अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने का भी राइट है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है मिसयूज और ब्लेसफेमी करोगे। आप जो है किसी, आपके पास तो राइट है कि आप यहाँ पर रहो और अपने मजहब को प्रोफेस करो, लेकिन दूसरों को मजहब को जो है ना वो ब्लेसफेमी कमिट करो। जिस तरह ये रिसेंट केस हुआ था डॉक्टर शाहनवाज कुंबर वाला, तो वहाँ पर जो है ना वो आर्टिकल 20 की भी वायलेशन थी, और जो है ना वो पाकिस्तान पिनल कोड के पर्टिकुलर सेक्शंस 95 ऑनवर्ड की भी जो है वायलेशन थी, ठीक है। तो आर्टिकल 20 को, ये जो है ना एक बड़ा सेंसिटिव किस्म का आर्टिकल है, क्योंकि मजहबी मामलात हैं, तो इनको जो है ना वो डील भी उस तरीके से किया जाता है।
तो कुछ अब बीच बीच से सेक्शन पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं उस सिचुएशन तक पहुंचना चाह रहा हूँ, ताकि जो है ना वो आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो। आर्टिकल 23 पर आ रहे हैं, प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी। हर बंदे के पास राइट है कि वो प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है और उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है, यानी सेल कर सकता है, यानी इनहेरिटेंस में अपने बच्चों को भी दे सकता है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। आर्टिकल 24, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, किसी बंदे को जो है ना वो उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर वो बंदा खुद उसका ऑनर है, उसको इलीगली डिस्पोजेज नहीं किया जा सकता। और जो है अगर कोई बंदा उससे प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो उसके लिए वो उसको प्रॉपर ड्यू कंपनसेशन देगा। ठीक है, जो भी रीजनेबल रीजनेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू होगी, वो जो है उसको दी जाएगी। आर्टिकल 25, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन। तमाम जो सिटीजन हैं वो इक्वल बिफोर दी लॉ है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एलीट अलग है, उनके लिए अलग एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ है, और जो है वो हम जैसे लोग दे दे आर हैविंग अ डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ लॉ। बट कॉन्स्टिट्यूशन सेज इक्वालिटी ऑफ सिटीजन। तमाम जो शहरी हैं वो बराबर हैं और उनके साथ जो है वो बराबर का सलूक किया जाना चाहिए। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 25A। हमारे पास जो है राइट टू एजुकेशन भी है कि बच्चों को जो है वो बच्चों को लोगों को जो भी बंदा पढ़ना चाहता है उसको रोकना नहीं चाहिए। ये मस्ट हैव राइट टू एजुकेशन। और जो बच्चे छोटे हैं 5 से 16 साल तक, उनको कंपलसरी एजुकेशन जो है वो देनी चाहिए। कंपलसरी एजुकेशन यानी उनको जो है सही और गलत का एटलीस्ट पता चलना चाहिए। आर्टिकल 26, नॉन डिस्क्रिमिनेशन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए, इन मामला वहाँ पर जाना भी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं, ये केस लो है, सिचुएशन इसको पढ़ें और जो है वो बताएं कि यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल पुट हो सकते हैं। इसको पढ़ें और अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो। पढ़ लिया आपने? जी जी सर, पढ़ लिया। तो सर आप इस सिचुएशन से क्या समझे? इस सिचुएशन में वो ले सकते हैं, एक्विजिशन तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर नोटिस भेजें, उन्हें पता हो क्या है। लेकिन रेट भी उन्हें एडिक्वेट, यानी गवर्नमेंट रेट पर डीसी रेट तो मस्ट है ना, जो उसका है इतना तो मिलना चाहिए ना उसे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन थे। व्हाट डू यू थिंक विच आर्टिकल्स आर वायोलेटेड एंड हाउ, वो किस तरह वायोलेट हुए? एंड व्हाट कुड द इसमें रेजिडेंट्स डू टू सीक जस्टिस एंड अपोज देयर कॉन्स्टिट्यूशन राइट, यानी रेमेडी क्या है, अब क्या करें वो? इसके पास वो ये करें भी, प्रॉपर इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि हम ये कर रहे हैं। अचानक से ये वो करने लग गए हैं भाई, आप खाली कर दें ये, विदाउट एनी नोटिस। इंफॉर्मेशन देना चाहिए था इनको। एग्जैक्टली ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है ना, वो गवर्नमेंट को राइट देता है कि वो जो है ना वो बंदे को डिस्पोजेस कर सकती है अगर इस तरह लेकिन के। प्रॉपर वे से कर सकती है ना, यानी नहीं नहीं, नोटिस वेट से। वेट, वो मैं आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ, आप सही हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि सर सर इसमें आर्टिकल 19 है, 23, 24 इसकी वायलेशन हुई है ना। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली वो भी मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से आर्टिकल्स हुए। लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है ना वो जो है ना वो देता है पावर गवर्नमेंट को कि वो किसी बंदे को डिस्पोज कर सकती है अगर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनको डिप्लॉय करना है तो फिर। लेकिन उसके लिए वो नोटिस देंगे, एडिक्वेट एडिक्वेट नोटिस देंगे कि वो जो उस एडिक्वेट नोटिस का यहाँ पर मतलब होता है कि इतना टाइम देंगे कि वो वहां से निकल सके, कहीं और जगह ढूंढ सके, वहां पर रह सके, जो कि इस केस में नहीं हुआ। इनको नोटिस भी नहीं दिया गया
प्रॉपर कंसल्टेशन से बातचीत भी नहीं हुई कि हाईवे की लेंथ वगैरह क्या होगी, वो हमारे घर क्यों तोड़े जा रहे हैं, हमें क्यों डिस्पोजेस किया जा रहा है। उसके बाद इनको जो है ना वो अरेस्ट भी किया जाता है जब वो लोग तो प्रोटेस्ट। आर्टिकल 144 उस सर लगा दिया ना वहाँ। जी ये पुलिस ने 144 आर्टिकल लगा दिया ना मजिस्ट्रेट ने। नहीं, 144 तो यहाँ पर नहीं लगाया। क्यों? वो टीयर गैस और मेकिंग अरेस्ट ऑफ सेवरल प्रोटेस्टर इसमें विदाउट सर एनी ये चार्जेस। कार्य सर वो सरकार में मुदाखलत हो 144, सकती है। 144 इन्होंने नहीं लगाया है। बाकी टीयर गैसेस जो ये जो कर रहे हैं ना, ये इलीगल कर रहे हैं, अनलॉफुल कर रहे हैं, इस तरह वो नहीं कर सकते, अनलॉफुल है ये। 144 नहीं हुआ यहाँ पर अप्लाई। अगर हुआ होता ये सिचुएशन जो है वो ये एक्चुअली मैंने खुद नहीं बनाई है कि कोई ये केस लॉ नहीं है। तो इस सिचुएशन में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो 144 यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ है। लेकिन अगर 144 अप्लाई होता भी सही तो 144 की जो है ना यहाँ पर उसकी वर्थ नहीं होती, वैल्यू नहीं होती, ठीक है, वो भी अनलॉफुल था। क्यों? क्योंकि स्टार्ट से जो बैकग्राउंड ऑफ स्टोरी है ना वो ही अनलॉफुल है कि आप एडिक्वेट नोटिस के बगैर किसी बंदे को उसके घर से कैसे निकाल सकते हो, भले ही आपके पास जो है वो सर ये डीएचए और बहरिया इसमें यही लैंड माफिया यही चीजें करता है। हाँ सर। तो ये जो आर्टिकल है ना ये यहाँ पर जो है वायलेट हुए हैं। आर्टिकल 19A के उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, राइट टू इन्फॉर्म के भाई एटलीस्ट जो है ना वो नोटिस तो दिया जाना चाहिए था। प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा 23 के राइट टू होल्ड, उन बंदे के पास राइट तो है कि वो अपने घर में रहें, उनको कैसे आप निकाल सकते हो। आर्टिकल 24 की वायलेशन हुई है कि जो है ना वो बंदे जो है ना उनको कंपनसेशन नहीं दी जा रही है, हालांकि जब गवर्नमेंट उसको एक्वायर करने की कोशिश कर रही है, उनको डिस्पोज कर रही है, तो उनको कंपनसेशन दो रीजनेबल, वो भी उनको नहीं दी गई। उसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ पर्सन यानी जो प्रोटेक्शन है लाइफ है, लिबर्टी है, लिबर्टी को छोड़े जिंदगी का मामला, उसके बेसिक नीड जो घर था आपने जो वहां से उनको निकाल दिया है, तो ये भी जो एक क्लियर वायलेशन है ऑफ आर्टिकल। इसी तरह इनवायोलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन भी यहाँ पर हुआ आर्टिकल 14 की। एक बंदे की इज्जत होती है, आप उनको ऐसे कैसे घर से निकाल सकते हो। घर से निकल गया तो वो तो जो है ना रोड पे आ गया, उसकी इज्जत क्या रहेगी। तो आर्टिकल 14 यहाँ पर वायोलेट हुआ। आर्टिकल 16 वायलेट हुआ कि उनके पास प्रोटेस्ट का, असेंबली का राइट है, वो आपने जो है ना उनकी वायलेट कर दिया कि वो प्रोटेस्ट जब कर रहे हैं तो आप उनको जो है ना वो डिटेन कर रहे हो, जो कि आर्टिकल 10 कहता है कि सेफ गार्ड इज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट करते हो आप उनको, डिटेन करते हो जे, हालांकि 144 भी वहां पर नाफिज नहीं था। अगर 144 नाफिज होता भी सही, अल्दो देयर वाज नो एनी वैल्यू ऑफ दैट। और आर्टिकल 8 यहाँ पर जो है वो एट द एंड, आर्टिकल 8 तो वैसे ही वायलेट हुआ जब इनमें से कोई एक भी आर्टिकल वायलेट हुआ तो 8 वायलेट हुआ। तो ये तमाम जब हो रहे हैं तो आर्टिकल 8 तो वैसे ही वायलेट हुआ। तो ये थे कि भाई कौन कौन से आर्टिकल्स वायलेट हुए। अब रेमेडीज क्या है कि वी हैव टू रेमेडीज कि हम जो है ना आर्टिकल 199 में भी जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है ना डायरेक्टली सो मोटो एक्शन अंडर आर्टिकल 184(3) भी ले सकती है। 184(3) कब वो ले सकती है कि जब दो मामला हों कि फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले वायोलेट हुए हों, वो तो हुए हैं यहाँ पर, और उसके अलावा मसला हो पब्लिक एट लार्ज का, पब्लिक इंपोर्टेंस का मामला हो। तो ये पब्लिक इंपोर्टेंस का भी मामला है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो है वो डिस्पोजेस किया जा रहा है। तो पब्लिक इंपोर्टेंस का भी मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्टली टोमेटो एक्शन जो है वो ले सकती सर है। ये सुप्रीम कोर्ट फजूल चीजों पर सुमोटो एक्शन लेती है लेकिन इन चीजों पर नहीं लेती। हाँ सर बिल्कुल ऐसे है, लेकिन जो है ना वो लेना चाहिए, उसकी जो ड्यूटी है वो उसको करनी चाहिए। सर इसमें इंजेक्शन भी ले सकते हैं, इंजेक्शन। जी सर। इसमें स्टेटस को स्टे भी ले सकते हैं, इंजंक्शन। जी सर, हम जो ऑर्डर 39 में भी जा सकते हैं। नहीं, इस सिचुएशन में ले सकते हैं जो मालिक मकान है। जी सर, जी सर, ले सकता है, ले सकता लेकिन वो कहते हैं गवर्नमेंट के ऊपर नहीं ले सकते। मैंने किस तरह का सुना था, इसीलिए क्लैरिफाई कर रहा था। है। नहीं नहीं, ले सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक पर हो गया। परमानेंट इंजंक्शन जो है ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। वी हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट्स, certain case laws and specific situation related to that. So here we are going to end the topic. If you have any questions, you may ask. सर होना तो ये चाहिए ना, गवर्नमेंट जो भी एक्शन ले वो प्रोपोर्शनल टू द सिचुएशन होना चाहिए। अब पता नहीं है किसी को आप इलीगली डिटेन कर रहे हो, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, ये जो टर्म इसमें दी गई है सब्जेक्ट टू ला, ये तो हुकूमत की सहूलतकारी है या स्टेट की। ये टर्म तो मतलब स्टेट को ही सहूलतकारी कर रही है कि किसी को आप इलीगली उठाओ, कत्ल कर दो, ना उसका फेयर ट्रायल ना कुछ, या जो है आप राइट टू इंफॉर्मेशन वायोलेट करो, पूरी पूरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करो। अभी ट्विटर कितना अर्सा बैन रहा, सारी पूरी कॉम को डिप्राइव करना एक छोटे से मकसद के लिए, ये क्या है सर? ये तो सर अब कौन से प्रोविजन की बात कर रहे हो? सर इधर टर्म है ना यूज सब्जेक्ट टू लॉ, हाँ बिल्कुल इसको बिल्कुल लेकर बिल्कुल बिल्कुल।
सब्जेक्ट टू लॉ जो इसको है लेकर सर वो बहुत सारी वायोलेशन होती है ना। अब राइट टू इंफॉर्मेशन अब वायोलेट कर लेती है हुकूमत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन करती है। अब रिसेंटली जो पीटीआई का मामला था, पूरा ट्विटर बैन था, फिर सोशल मीडिया या इंटरनेट बैन कर देना, पूरी कौम को सर डिप्राइव करना, ये तो सब्जेक्ट टू लॉ नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल सब्जेक्ट टू लॉ जो है ना वो मैं कहूँ कि ये जो आर्टिकल है ना इनकी पावर को ख़त्म कर देता है सब्जेक्ट टू लॉ। जब भी गवर्नमेंट का जो मूड हो वो सब्जेक्ट टू लॉ को यूज़ करके जो है ना कोई भी 144 का नाफिज कर देते हैं, या जो है वो डिजिटल प्राइवेसी को इंसानों के लोगों की ख़त्म कर देते हैं। तो ये वाकई में जो है ना वो एक है, लेकिन सब्जेक्ट टू लॉ का होना या इसको पुट करने की इंटेंशन गलत नहीं थी। कि सब्जेक्ट टू लॉ जो अगर जो है ना पुट करेंगे तो इससे जो है हमें लोगों को बाउंड करना है, नहीं, इसका इंटेंशन एक्चुअल में बेहतर थी। इसकी इंटेंशन सही थी कि कुछ मामला ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर लोगों को पकड़ना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल वो जो है ना इनकलाब के लिए आ रहे हैं लोग, जो है ना वो बगावत कर रहे हैं रियासत के खिलाफ, तो सब्जेक्ट टू लॉ वहाँ पर होना चाहिए, 144 लगाओ, आप लोगों को पकड़ो। क्योंकि जब मुल्क ही नहीं रहेगा, रियासत ही नहीं रहेगी, तो फिर कौन सा कानून, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन। जो सब्जेक्ट टू लॉ की इंटेंशन तो बेहतर थी, सही थी, लेकिन अब जो इसको यूज किया जा रहा है ना, दिस इज अब या ऐसा होना चाहिए कि सब्जेक्ट टू लॉ पर एक सुप्रीम कोर्ट एक फाइनल फैसला दे कि सब्जेक्ट टू लॉ में कौन कौन सी चीजें आती हैं, और उस पर बाउंड कर दे गवर्नमेंट को कि आप सिर्फ ये कर सकते हो, इसके अलावा नहीं। तो ये एक ओपिनियन है मेरा, आपका भी शायद हो। तो ये सर एक सवाल है, ये आजकल जो सिविलियन मार्शल लॉ मुल्क में लगा हुआ है, इसके बारे में वकील हजरात और आवाम क्या कर सकते हैं? हाँ सर, सिविलियन मार्शल लॉ जो है वो लगा हुआ है, और कर क्या सकते हैं। सिविलियन मार्शल लॉ का यहाँ पर सिंपल मतलब ये है कि छुपी हुई मार्शल लॉ। अब जब चीज छुपी हुई है तो हम क्या करें हम जो है इसके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि सिविल लॉ, ये सिविल जो मार्शल लॉ है, छुपी हुई मार्शल लॉ जो है वो मैं कहूँ हाइब्रिड किस्म की एक मार्शल लॉ जो है वो, इसके खिलाफ कोई कानून में ऐसा प्रोविजन तो है नहीं कि हम कहें कि अगर हाइब्रिड मार्शल लॉ लगेगी तो हम 199 में जाएंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल मैं रेट पिटिशन फाइल कर देता हूँ 199 में हाई कोर्ट में, क्या कहूँगा हाई कोर्ट को कि क्या हो रहा है। या मैं कहूँ कि सिविल मार्शल लॉ लगी हुई है, वो कहेंगे कि लगी हुई है तो चुप करके बैठ जाओ, और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टॉपिक को एंड कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। टाइम भी हमारा पूरा हो चुका है। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ओके थैंक यू सर, सर, थैंक मालूमात फराहम करने। वेलकम सर, वेलकम।